अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यूनिट 14 पार्टिकल फिज़िक्स के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम लोगों ने यूनिट 14 पार्टिकल फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करना है। शॉर्ट क्वेश्चंस और पूरी यूनिट के जो कंटेंट्स हैं उन पे मेरे लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं। उनका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। जो आपके पास फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसकी स्टेटमेंट आप लोगों को आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है। A uranium 238 nucleus undergoes alpha decay, emitting an alpha particle, that is helium nucleus, with a mass of 4.00151 atomic mass unit. Calculate the energy released in this alpha decay. आपको स्पीड ऑफ लाइट भी दे रखी है और एक रिलेशन भी दे रखा है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट होता है या किस तरह से इक्वल होता है। ठीक है जी, ओके। स्टेटमेंट आप लोगों ने देख ली है स्टूडेंट्स। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपके पास क्या है कि एक यूरेनियम का न्यूक्लियस है और ये अल्फा डिके के थ्रू डिके होता है, जिससे ये एक अल्फा पार्टिकल इमिट करता है। थोरियम का न्यूक्लियस हमारे पास मिलता है और साथ में ई एनर्जी रिलीज होती है। हमने कैलकुलेट करना है कि ये एनर्जी कितनी रिलीज होती है ड्यूरिंग दिस यूरेनियम डिके थ्रू अल्फा, यूरेनियम का जो डिके होने का प्रोसेस है थ्रू अल्फा डिके। ओके, इसके लिए जो हमें डाटा दे रखा है अगर आप देखें तो आपको मैस ऑफ अल्फा पार्टिकल दे रखा था 4.00151 एटॉमिक मैस यूनिट। स्पीड ऑफ लाइट भी दे रखी है, दिस इज़ 3.0 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। और हमें एक कन्वर्जन दे रखी है कि 1 एटॉमिक मैस यूनिट आपके पास 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, इसमें जो चीज़ आपने याद रखनी है वो मैस ऑफ यूरेनियम और मैस ऑफ थोरियम, ये अपने याद रखना है। ठीक है जी, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। ओके, अब हम फाइंड करते हैं जी कि हमने फाइंड क्या करना है। तो ऑब्वियसली मैंने बताया कि इस रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है ये आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए ये कंसेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए कि किसी भी न्यूक्लियर प्रोसेस के दौरान वो चीज़ जो डिके होती है या वो चीज़ें जो मिलकर उस न्यूक्लियर प्रोसेस को परफॉर्म करती हैं उन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और उस न्यूक्लियर प्रोसेस के नतीजे में जो चीज़ें बनती हैं उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। जैसे यहाँ पे ये यूरेनियम हमारा रिएक्टेंट है और ये हीलियम और जो थोरियम है ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। याद रखिएगा कि जो आपके पास रिएक्टेंट्स होते हैं इनका मैस हमेशा ज़्यादा होता है और जो प्रोडक्ट्स होते हैं आपके पास इनका मैस होता है कम। तो जब आप रिएक्टेंट्स के मैस में से प्रोडक्ट के मैस को सेपरेट करेंगे तो वो जो छोटा सा आपके पास मैस में कमी आ रही होगी, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं मैस डिफेक्ट। और वही जो मैस में कमी आती है ना वो आपके पास कन्वर्ट होती है एनर्जी में अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। तो इसका मतलब सॉल्यूशन में हमने जो एनर्जी कैलकुलेट करनी है E, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। इसमें डेल्टा एम क्या चीज़ है, यही वो मैस डिफेक्ट है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है। अब मैस डिफेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि कैसे कैलकुलेट करना है। जो आपके पास रिएक्टेंट का मैस है उसमें से आपने सेपरेट करना है जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके मैसेस को। तो वेल, रिएक्टेंट हमारे पास है यूरेनियम, तो हमने मैस ऑफ यूरेनियम कंसीडर कर लिया। इसमें से हमने सेपरेट करना है यानी माइनस करना है जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं इनके मैस को। तो हमने प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, हीलियम और थोरियम। हमने मैस ऑफ थोरियम और मैस ऑफ हीलियम यानी अल्फा पार्टिकल इनको ऐड कर ले, यानी इनका कलेक्टिव मैस हमने यूरेनियम में से सेपरेट करना है। वेल, अब सबसे आसान बात कि अकॉर्डिंग टू यूर गिवन डाटा आपने यूरेनियम के मैस को सब्स्टिट्यूट कर लिया, थोरियम के मैस को सब्स्टिट्यूट कर लिया और अल्फा पार्टिकल के मैस को अपने इस गिवन डाटा से 1 बाय 1 आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लिया। उसके बाद हम करेंगे इसको सिंप्लीफाई, इन दोनों को ऐड करना है। ये जो आंसर आ रहा है इसको यूरेनियम के मैस में से आपने सब्ट्रैक्ट कर लेना है। अब चूंकि ये सारे मैसेज हमारे पास किस में गिवन है, एटॉमिक मैस यूनिट में, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो मैस डिफेक्ट यानी डेल्टा एम आएगा ये भी आपके पास एटॉमिक मैस यूनिट में आता है। ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ आ गई है। अब हमें पता है कि 1 एटॉमिक मैस यूनिट, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किस चीज़ के साथ, यानी इस म्यू की जगह हम लिख सकते हैं 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। बिल्कुल यही काम मैंने यहाँ पे किया कि ये जो मेरे पास मैस डिफेक्ट आया 0.00565, इसकी जगह ये वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी ही है और इस म्यू की जगह मैंने लिख लिया 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ये हमारे पास आ गया हमारा मैस डिफेक्ट। समझ आ गई बात? ओके, अब हमें पता है कि अगर इस मैस डिफेक्ट को मैं सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लूँ तो यही मेरे पास क्या बन जाएगी, एनर्जी। तो वेल, यही काम मैंने यहाँ पे किया।
कि एनर्जी देखें डेल्टा एम की जगह मैंने यही एग्जैक्टली ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर ली और इसको मल्टीप्लाई कर लिया सी स्क्वायर के साथ, ये इक्वेशन वाला सी स्क्वायर। ठीक है, ये वाला सी स्क्वायर कौन सा है जी, जो आपके पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर में आ रहा है, जो कि म्यू वाले रिलेशन से आता है। और ये वाला सी स्क्वायर कौन सा है, ये मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर वाला है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे सी स्क्वायर डिवीजन में मौजूद है, यहाँ पे ये वाला सी स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में मौजूद है। दैट्स वाई ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल। तो आपके पास क्या बचेगा, दिस क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय दिस वन। तो सिंपल आपने करना है इनको मल्टीप्लाई। तो 5.26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आपके पास एनर्जी आ जाती है विच इज़ रिलीज्ड जब आपके पास यूरेनियम एटम डिके होता है विद द इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो आई होप कि ये आसान सा न्यूमेरिकल आपको क्लियर होगा। अब जो आपका सेकेंड न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट देखिए ज़रा, कि अ कार्बन न्यूक्लियस अंडरगोज बीटा माइनस डिके इमिटिंग अ बीटा पार्टिकल विद अ नेग्लिजिबल मैस। इसमें आपने बीटा के मैस को कंसीडर नहीं करना। कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड इन दिस डिके प्रोसेस। द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रॉक्सीमेटली टू बी 3.00 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। एग्जैक्टली जिस पैटर्न पे आपने पहला प्रॉब्लम सॉल्व किया है वही प्रॉब्लम है। तो बेसिकली इसको मैं आपके टास्क पे छोड़ रहा हूँ, रफली आप लोगों को बताता चलूँ कि देखें जिस पैटर्न पे हमारा प्रॉब्लम नंबर 1 था एग्जैक्टली उसी प्रॉब्लम पे मैंने ये भी लिया। हमें जो कार्बन था कार्बन 14 इसका मैस पता होना चाहिए। ये डिके होता है नाइट्रोजन में विद द इमिशन ऑफ बीटा नेगेटिव पार्टिकल। तो देखें कार्बन डिके हुआ नाइट्रोजन में विद द इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल, तो मैस ऑफ कार्बन ये हमें पता है गिवन डाटा में, मैस ऑफ नाइट्रोजन ये हमें पता है। बीटा के मैस को हमने कंसीडर नहीं करना, नेग्लिजिबल मैस वाला इमिट होता है। हमने इस प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी इमिट होती है वो कैलकुलेट करनी है। एनर्जी कैसे आएगी जी, डेल्टा एम सी स्क्वायर यानी मैस डिफेक्ट को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें मैस डिफेक्ट कैसे आएगा, प्रोडक्ट का रिएक्टेंट का मैस माइनस प्रोडक्ट्स का मैस। अगर आप देखें तो रिएक्टेंट हमारा है कार्बन, प्रोडक्ट्स हमारे पास नाइट्रोजन और बीटा पार्टिकल है। अब चूंकि इसमें बीटा के मैस को कंसीडर नहीं करना, वो नेग्लिजिबल मैस का इमिट होता है, सो आपके पास मैस ऑफ कार्बन यानी रिएक्टेंट माइनस मैस ऑफ नाइट्रोजन यानी प्रोडक्ट। हमने वही काम किया जी कि जो कार्बन का मैस था उसमें से माइनस कर लिया जो आपके पास नाइट्रोजन का मैस था, रिएक्टेंट का मैस माइनस प्रोडक्ट का मैस, तो ये आ गया मैस डिफेक्ट। म्यू को हमने रिप्लेस कर लिया 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर से। उसी तरह से हमने इससे जो फ़र्ज़ कर ली इसको हमने इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया, तो डेल्टा एम की वैल्यू अब सब्स्टिट्यूट कर ली इक्वेशन 1 में। तो डेल्टा एम की जगह हमने ये लिख लिया मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर, सी और सी अगेन आपके पास कैंसिल। तो सिंप्लीफाई करके दिस इज़ 0.158 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज़ योर आंसर। तो आई होप के न्यूमेरिकल नंबर 1 और 2 सेम पैटर्न पे हैं, आप लोगों को क्लियर होंगे। इसको अब मैं इरेज करता हूँ और अब हम लोग करते हैं इसका थर्ड न्यूमेरिकल। ओके, प्रॉब्लम नंबर 3 में कहता है कि अ न्यूक्लियस अंडरगोज अ गामा डिके emitting a gamma ray photon with the energy of 2 mega electron volt. Calculate the frequency and wavelength of this gamma ray. कहता है कोई एक हाइपोथेटिकल एलिमेंट है न्यूक्लियस है आपके पास और उसमें डिके का प्रोसेस होता है थ्रू गेमा रे, जो कि गेमा रे एमिट होती है उस रिएक्शन के दौरान, उस डिके के दौरान उसकी जो एनर्जी है वो आपके पास है 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने कैलकुलेट करना है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी गेमा रे की, और उसकी वेवलेंथ कितनी है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके लिए जो हम रिलेशन इस्तेमाल करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो फोटॉन वाले केस में हमने देखा था कि वो रिलेशन है जी E इज़ इक्वल्स टू एच एफ। किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जब आपने एनर्जी कैलकुलेट करनी होती है तो क्या रिलेशन इस्तेमाल करते हैं, E इज़ इक्वल्स टू एच एफ। इसमें H जो है ये प्लांक्स कांस्टेंट है, दिस इज़ अ यूनिवर्सल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻31 जूल सेकेंड। और जो C है ये आपके पास है जी स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हम 1 बाय 1 जो हमें चीज़ें चाहिए यानी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं जी कि हमने एनर्जी कैसे फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी के लिए जो हम रिलेशन इस्तेमाल करते हैं दिस इज़ इज इक्वल्स टू एच एफ विच इम्प्लाइज दैट एफ इज़ इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाई एच। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताता चलूँ कि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी आएगी उसकी यूनिट होती है सेकेंड इन्वर्स या हर्ट। उसके लिए हमें जो एनर्जी है इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए आप याद रखें कि
जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जोल में रिलेशन है वो होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जोल। ठीक है, ये जो कन्वर्जन है, ये जो रिलेशन है, ये आपने याद रखना है। जो पिछले न्यूमेरिकल्स में हमने 1 एटॉमिक मास यूनिट का मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ परसीज के, ये रिलेशन भी एमसीक्यू में कहीं पे पूछा जा सकता है, एंड आल्सो दिस वन। तो देखिए इट्स क्वाइट सिंपल। आपने करना ये है कि जो मेगा है इसमें मेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेनी है 10⁻6, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जोल। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह मैंने लिख लिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जोल। तो ये एनर्जी अगर आप देखें तो ये मेरे पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कन्वर्ट हो गई है जोल्स। अब सिंपल आपने ये करना है कि वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर लेना है जी। देखें एनर्जी की जगह हमने जो वैल्यू कन्वर्ट करके लिखी वो पुट कर ली, और नीचे आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है। सिंप्लीफाई करने का तरीका ये है कि जिनकी पे 10 की पावर्स हैं उनको आपने एक साथ लिख देना है। लाइक 10 की पावर 6 है, ऊपर -19, और नीचे वाला जो है -34, ये ऊपर जाके +34 हो जाएगा। ठीक है जी। और जो हैं सिंपल वैल्यूज़ 2, 1.6 और डिवाइडेड बाय 6.26, इसको मैंने एक साथ लिख लिया। इनको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास आ गया 0.482 मल्टीप्लाई बाय ये 10 की पावर 6 -19 +34, ये आ गया 21। अब यहाँ तक भी लिख लें काफ़ी है, वरना अगर आप इसको प्रॉपर वे में लिखते हैं तो देखें यहाँ से इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए जो डेसिमल पॉइंट है ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद शिफ्ट होना चाहिए। तो ये पॉइंट जो है वो शिफ्ट हो जाएगा आपके पास टुवर्ड्स राइट। तो जब भी आपके पास डेसिमल पॉइंट टुवर्ड्स राइट शिफ्ट होता है तो 10 की पावर होती है नेगेटिव। तो 10 की पावर चूंकि एक डिजिट शिफ्ट हुआ है तो 10 की पावर हो जाएगी -1। 21 में से ये एक पावर -1 आप सब्सट्रैक्ट कर लें तो इट विल कम आउट 10⁻20 हर्ट्ज या सेकेंड इनवर्स आपके पास आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। इज दैट क्लियर? ओके। जब फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाएगी तो अब आपने कैलकुलेट करना है जी इस गेमा रे की वेवलेंथ। वेवलेंथ के लिए ये जो c इज इक्वल्स टू एफ लेमडा, ये बेसिकली मैंने कहाँ से निकाला है, v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। अब चूंकि यहाँ पे बात हो रही है गेमा रे की विच इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो देयरफॉर v को हमने रिप्लेस कर लेना है किससे, c के साथ। इज दैट क्लियर? तो c इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। लेमडा को आपने कर लिया सेपरेट, तो दिस इज c डिवाइडेड बाय लेमडा। सिंपली c की वैल्यू और f की वैल्यू जो कैलकुलेट की है यहाँ पे पुट कर लें, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा दिस वन। अच्छा, यहाँ से ये है कि उसी तरह से अगर आप देखें तो ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको मैंने एक डिजिट यहाँ पे शिफ्ट किया। अगर मैं इसको यानी प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो पॉइंट को जब मैं डेसिमल पॉइंट को इस नॉन ज़ीरो डिजिट 6 से पीछे शिफ्ट करूँगा तो इट विल बिकम 0.6। अब डेसिमल पॉइंट लेफ़्ट पे शिफ्ट हुआ है तो जो 10 की पावर आएगी वो +1 आएगी, एक डिजिट शिफ्ट किया है मैंने। तो वो 10 की पावर +1 को अगर आप 13 में से माइनस कर लें तो -13 + 1 क्या आ जाएगा, -12। तो यह आ जाएगा -12 मीटर, जिसको आप क्या लिख सकते हैं प्रीफिक्स में फेम्टोमीटर भी। तो इट विल 0.621 फेम्टोमीटर। तो ये है आपके पास इसकी वेवलेंथ और ये है आपके पास इसकी फ्रीक्वेंसी। तो आई होप कि ये चीज़ आप लोगों ने ग्रैब कर ली होगी। अच्छा जी, न्यूमेरिकल नंबर 4 है कि इफ़ द नेगेटिव सोल्यूशन फॉर द डायराक इक्वेशन इज़ फॉर इलेक्ट्रॉन देन प्रूव दैट द पॉजिटिव सोल्यूशन फॉर द सेम इक्वेशन इज़ नॉट फॉर अ प्रोटॉन ऑफ द सेम मोमेंटम। अपने टॉपिक मैटर और एंटी मैटर में हमने यह स्टडी किया था कि डायराक एक साइंटिस्ट था जो कि इलेक्ट्रॉन को एट अ वेरी हाई स्पीड स्टडी कर रहा था, और उसने क्लासिकल फिजिक्स से इक्वेशन उठाई E इज इक्वल्स टू p² डिवाइडेड बाई 2m। इसको क्वांटम फिजिक्स और रिलेटिविटी लगा के जब इसने इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकाला फॉर द इलेक्ट्रॉन, तो इस इक्वेशन के उसके पास दो सोल्यूशन आ रहे थे, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में। तो क्वेश्चन पूछने वाला हमसे ये पूछता है कि मान लें कि इसमें नेगेटिव सोल्यूशन इलेक्ट्रॉन के लिए था, तो प्रूफ ये करें कि पॉजिटिव सोल्यूशन जो है वो प्रोटॉन के लिए नहीं था, अगर सेम मोमेंटम को आप कंसीडर कर लें तो। देखें डायराक ने ये बात कही थी कि ये जो इक्वेशन का दूसरा सोल्यूशन आ रहा है ना, यानी नेगेटिव को अगर आप इलेक्ट्रॉन के लिए कंसीडर कर रहे हैं तो पॉजिट्रॉन जो पॉजिटिव सोल्यूशन है वो प्रोटॉन नहीं है, वो बल्कि इलेक्ट्रॉन की जैसा ही एक पार्टिकल है जिसका मैस इलेक्ट्रॉन जैसा जितना है और जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन से डिफरेंट है।
अब पॉजिट्रॉन ज़ाहिर है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है और प्रोटॉन तो खुद एक पार्टिकल है, वो एंटी पार्टिकल नहीं है। तो पूछने वाला ये पूछ रहा है कि ये बताएं कि फिर जो दूसरा सोल्यूशन है ना, देखिए कॉमन चीज़ हाँ एक है कि पॉजिट्रॉन पे भी पॉजिटिव चार्ज है और प्रोटॉन पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए वो कह रहे हैं कि प्रूव करें कि इस इक्वेशन का जो पॉजिटिव अगर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के लिए तो प्रूव करें कि पॉजिटिव वाला प्रोटॉन के लिए नहीं है बल्कि वो पॉजिट्रॉन के लिए ही होगा। इसी चीज़ को हमने करना है प्रूफ। हम जानते हैं कि जो डायराक इक्वेशन का सोल्यूशन आया था फॉर द जो सॉल्यूशंस आए थे फॉर द फ्री पार्टिकल्स वो थे जी प्लस माइनस एन स्केयर सी फोर प्लस पी स्केयर सी स्केयर। जब हम इस इक्वेशन को लिखेंगे फॉर इलेक्ट्रॉन तो बाकी चूँकि जो स्पीड है वो तो सी यानी जिस स्पीड पे वो उनको स्टडी कर रहा था विद द स्पीड ऑफ लाइट वो तो सेम रहेंगी फॉर द सेम मोमेंटम। ये हमें इक्वेशन में गिवन है कि मोमेंटम आपने दोनों पार्टिकल्स के लिए एक जैसा रखना है। हमने चेंज करना है क्या चीज़ मैस कि इस इक्वेशन को जब हम मान लें कि इलेक्ट्रॉन के लिए लिखते हैं यानी एक इक्वेशन अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे तो उस सूरत में जो इसके सॉल्यूशंस बनेंगे उसमें मैस को रिप्लेस कर लेंगे मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और जब प्रोटॉन के लिए लिखेंगे तो इसको रिप्लेस कर लेंगे मैस ऑफ प्रोटॉन से। अब हमने करना क्या है कि इफ़ वी अज्यूम दैट द पॉजिटिव सॉल्यूशन फॉर द डायराक्स इक्वेशन करस्पॉन्ड्स टू द प्रोटॉन विद द सेम मोमेंटम एज एन इलेक्ट्रॉन, देन उस सूरत में फिर चूंकि जब मोमेंटम सेम हो जाएगा तो इनकी जो एनर्जीज़ हैं वो इक्वल हो जाएंगी। जब इनकी एनर्जीज़ इक्वल होंगी तो हमने करना क्या है, जो इलेक्ट्रॉन वाली इक्वेशन बनी थी एनर्जी की उसकी जगह इलेक्ट्रॉन वाली इक्वेशन लिख ली और जो प्रोटॉन वाली है उसको प्रोटॉन वाले की जगह लिख लिया। ठीक है, बात समझ में आ गई है। देखें अब यहाँ पे भी है प्लस माइनस, यहाँ पे भी है प्लस माइनस, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए आप स्क्वायर ले लें जब, तो प्लस का स्क्वायर तो वैसा ही प्लस आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर भी आपके पास अल्टीमेटली वापस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड विल रिजल्ट्स इनटू द कैंसलेशन ऑफ स्क्वायर रूट, वी विल गेट एम पी स्क्वायर प्लस सी फोर सॉरी एम पी स्क्वायर सी फोर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम ई स्क्वायर सी फोर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये जो टर्म है पी स्क्वायर सी स्क्वायर इस तरफ भी पॉजिटिव इस तरफ भी मौजूद है, इसको इधर लेके जाएं तो प्लस माइनस माइनस कैंसिल, तो ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी। मोर ओवर ये जो एम पी स्क्वायर में सी फोर है और इधर एम ई स्क्वायर में जो सी फोर है, ये सी फोर और सी फोर भी कैंसिल, आपके पास आ गया एम पी का स्क्वायर और एम ई का स्क्वायर। इस इक्वेशन का मतलब मैस ऑफ प्रोटॉन इज़ इक्वल टू मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मुझे ये बताएं कि क्या ऐसा होता है कि मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मैस ऑफ प्रोटॉन जैसा होता है? नहीं। इस इक्वेशन की वैलिडिटी इस चीज़ में थी कि फिर एक्सपेरिमेंटली मैस ऑफ प्रोटॉन और मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वल होना चाहिए था, बट हम देखते हैं कि मैस ऑफ प्रोटॉन आपके पास ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर ये इक्वेशन वैलिड नहीं है। अगर हम सेम मोमेंटम कंसीडर कर लें दोनों पार्टिकल्स का तो ये इक्वेशन वैलिड नहीं है कि अगर पॉजिटिव सोल्यूशन जो है वो प्रोटॉन के लिए तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं, बल्कि ये इक्वेशन ये बता रही है कि एम पी जो है वो एम ई के इक्वल नहीं होता इन एक्चुअल, तो दिस इक्वेशन इज़ नॉट वैलिड। दस द पॉजिटिव एनर्जी सोल्यूशन कैन नॉट बी डिस्क्राइब अ प्रोटॉन, बल्कि ये एक इलेक्ट्रॉन के जितने ही मैस वाले पार्टिकल को डिस्क्राइब करेगा विच इज़ अ पॉजिट्रॉन। मोर ओवर इसमें मज़ीद मीठा डालने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि देखें जो आपके पास प्रोटॉन है ये कंपोजिट पार्टिकल है, यानी ये फर्दर सब डिवाइडेड पार्टिकल है जो कि क्वार्क से मिलकर बना हुआ है, जबकि डायराक की जो इक्वेशन है वो सिर्फ एलिमेंट्री पार्टिकल्स पे लगती है जो कि फर्दर किसी पार्टिकल से मिलकर नहीं बने हुए। तो एक तो मैथमेटिकल प्रूफ और दूसरा ये बात आप अगर लिख देंगे तो ये आपके क्वेश्चन में मज़ीद जान डाल देगा कि ये दोनों बातें ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कि डायराक की इक्वेशन में अगर नेगेटिव सोल्यूशन इलेक्ट्रॉन के लिए था तो पॉजिटिव सोल्यूशन जो है वो प्रोटॉन के लिए नहीं था बल्कि वो पॉजिट्रॉन के लिए था। तो आई होप कि ये चीज़ आप लोगों ने ग्रैब कर ली होगी। अच्छा जी, लास्ट जो आपके पास न्यूमेरिकल है उसमें कह रहे हैं कि दो रिएक्शंस आपको दे रखे हैं। नंबर 1 पाई नेगेटिव प्लस प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 2 काउंट्स पार्टिकल प्लस माइनस एंड न्यूट्रॉन, और दूसरा जो रिएक्शन है आपके पास है वो है पाई पॉजिटिव इज इक्वल टू म्यू ऑन यानी दिस इज़ द एंटी इलेक्ट्रॉन एंड म्यू ऑन न्यूट्रिनो। कहते हैं ये जो दो रिएक्शंस है ना ये बताएं कि इनमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर और कंजर्वेशन ऑफ बैरियन नंबर ये ओबे करते हैं तीनों के तीनों ला। अच्छा, इस न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप लोग मेरा हैड्रॉन वाला टॉपिक देख कर आएँ, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें डिटेल से बताई हैं। बट इस न्यूमेरिकल के लिए मैं एक ओवरव्यू आपको देता चलूँ कि पार्टिकल्स को डिपेंडिंग अपॉन कि वो मज़ीद पार्टिकल से मिलकर बने, यानी हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं।
वो पार्टिकल्स जो मज़ीद पार्टिकल से नहीं मिलकर बने यानी एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं वो होते हैं लेप्टॉन्स। लेप्टॉन्स में आपके पास 6 पार्टिकल्स आते हैं, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो, म्यूऑन और उसका न्यूट्रिनो, टाउ पार्टिकल और उसका न्यूट्रिनो। ये जो लेप्टॉन्स हैं इन सब को लेप्टॉन नंबर दिया गया है +1, और अगर इनके जितने भी एंटी लेप्टॉन्स हैं उनका जो लेप्टॉन नंबर होगा वो होगा -1। ठीक है। अच्छा, पार्टिकल्स में से वो पार्टिकल्स जो मज़ीद आगे पार्टिकल से मिलकर बने उन्हें हम बोलते हैं हेड्रॉन्स, जो कि क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। हेड्रॉन्स को मज़ीद आगे 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, बारियॉन्स जो कि सिर्फ क्वार्क्स और 3-3 क्वार्क्स से मिलकर बनते हैं, और दूसरा है मीसॉन्स जो कि एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क यानी 2 के कम्बिनेशन में एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क कंबाइन होता है तो उसको हम मीज़ॉन कहते हैं। बारियॉन में आपके पास आता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनका बारियॉन नंबर है +1 और अगर कोई एंटी बारियॉन है तो उसका होगा -1। और जो आपके पास मेज़ॉन्स हैं इसमें प्लस माइनस पाई पार्टिकल्स आते हैं, यानी पाई मेज़ॉन्स या जिनको हम पायॉन्स भी कहते हैं, काउंस पार्टिकल आते हैं, रो पार्टिकल्स आते हैं एंड सो ऑन। अब देखें ना, चूँकि बारियॉन्स एक अलग से ग्रुप है लिहाजा मेज़ॉन्स का बारियॉन नंबर क्या होगा 0, जबकि इनका होगा +1। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब ये चीज़ अगर आप समझ रहे हैं ना तो ज़रा गौर से देखें। पहला है आपके पास पाई नेगेटिव, मैं इस साइड हो जाता हूँ। पाई नेगेटिव प्लस प्रोटॉन इज इक्वल्स टू काउंट पार्टिकल प्लस माइनस एंड न्यूट्रॉन। तो कंजर्वेशन ऑफ अगर चार्ज की बात कर लें ये तो आसान सी बात है जी। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप चार्ज देखेंगे तो चार्ज ऑन नेगेटिव पाई कितना है और चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना है। नेगेटिव पाई पे -1 है और प्रोटॉन पे +1 है, तो -1 + 1 0। यूँ ही आप राइट हैंड साइड पे देखें तो काउंट +1 पे होगा प्लस, जबकि नेगेटिव पे होगा -1 और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता तो 1 - 1 0। तो आपके पास फ्रॉम 1 एंड 2 चार्जेस कंसेप्ट। अच्छा, याद रखिएगा अब चूँकि पहली बार जैसे हो रही है एग्जैक्टली इसके लिए भी आपने इसी पैटर्न पे लिखना है। तो मैंने चूँकि पहली चीज़ को पहली इक्वेशन को डिटेल से डिस्कस कर रहा हूँ, दूसरी को आपने उसी तरह से जो है वो सिंप्लीफाई करना है, आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। कंजर्वेशन ऑफ लेप्टॉन नंबर, अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखें इस इक्वेशन में पहले नंबर पे क्या है -पाई, तो देखें -पाई लेप्टॉन्स में आ रहा है, नहीं आ रहा, इसका मतलब इसका लेप्टॉन नंबर होगा 0, सीधी सी बात है। प्रोटॉन देखें लेप्टॉन में आ रहा है, नहीं वो तो बारियॉन में आ रहा है, तो इसका लेप्टॉन नंबर क्या होगा 0। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो बारियॉन लेप्टॉन नंबर है वो आ गया 0। अब राइट हैंड साइड की बात कर लें। राइट हैंड साइड में देखें ना तो आपके पास काउंट पार्टिकल, प्लस माइनस और न्यूट्रॉन, ये तीनों आपके पास इधर हेड्रॉन की फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, ये लेप्टॉन्स में नहीं है। तो लिहाजा आपके पास राइट हैंड साइड पे भी जो लेप्टॉन नंबर है वो क्या हो जाएगा 0। तो आपके पास 1 एंड 2 से ये चीज़ रिप्रेजेंट हुई कि आपके पास जो लेप्टॉन नंबर है वो भी कंजर्व रह रहा है। अब आ जाएं आप बारियॉन नंबर पे, तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है जी पाई नेगेटिव। पाई नेगेटिव किस में आ रहा है बारियॉन मेसॉन्स में आ रहा है, इसका बारियॉन नंबर क्या है 0। और दूसरा क्या है प्रोटॉन, प्रोटॉन का क्या होगा +1। तो 0 + 1 + 1। जबकि अगले रिएक्शन के बाद देखें तो काउंट्स पार्टिकल किधर जा रहे हैं जी, वो मेसॉन्स में, तो इनका बारियॉन नंबर कितना हो जाएगा 0। जबकि न्यूट्रॉन का क्या लेंगे +1 +1 +1 और +1, सो बारियॉन नंबर इज़ कंसेप्ट। बात समझ में आ गई है इसके तीनों की। तो अब ये चीज़ समझ आ गई है तो इसके लिए आपको समझ आना चाहिए। देखें सबसे पहले चार्ज की बात कर लें तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा +1। इधर देखें तो राइट हैंड साइड पे आपके पास आ जाएगा इस पे +1। और जो न्यूट्रिनोज होते हैं याद रखें इन पे चार्ज नहीं होता। ठीक है, ये मैंने 6 लेप्टॉन्स आपको लेप्टॉन्स वाले टॉपिक में बताए हुए हैं कि जो आपके पास न्यूट्रिनोज हैं ये चार्जलेस होते हैं, इन पे चार्ज नहीं होता। इनका चार्ज आ गया 0, तो 1 + 0 1। तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी +1 चार्ज, राइट हैंड साइड पे भी +1 चार्ज, तो चार्ज कंसेप्ट। अब लेप्टॉन नंबर पे आ जाए। राइट हैंड साइड पे देखें तो सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा पार्टिकल है पाई पॉजिटिव, वो तो किधर है, वो तो हेड्रॉन की फैमिली में है, लेप्टॉन की फैमिली में तो नहीं है, लिहाजा इसका लेप्टॉन नंबर होगा 0। आप आ जाएं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे पहले ये जो म्यू के ऊपर प्लस का साइन है ये एंटी लेप्टॉन है, तो लेप्टॉन का नंबर कितना होता है +1, तो एंटी का कितना हो जाएगा वो होगा -1। जबकि न्यूट्रिनो देखें म्यू ऑन न्यूट्रिनो ये तो खुद लेप्टॉन में आ रहा है, इसका लेप्टॉन नंबर कितना होगा +1। तो -1 + 1 0, तो लेप्टॉन नंबर भी कंजर्व्ड। अब आ जाएं बारियॉन नंबर पे। अच्छा, बारियॉन नंबर अगर आप देखें तो ये जो पाई पॉजिटिव पार्टिकल है ये किस में आ रहा है, ये मेज़ॉन में आ रहा है ना, तो इसका बारियॉन नंबर 0। म्यूऑन और सॉरी ये एंटी लेप्टॉन यानी म्यूऑन का एंटी पार्टिकल, और ये जो आपके पास है जी
म्यू1 का न्यूट्रिनो, ये तो लेप्टॉन्स में आ रहे हैं, इनका तो बेरियन नंबर नहीं है, इनका तो बेरियन से ताल्लुक ही नहीं है कोई, तो इनके जो बेरियन नंबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ज़ीरो। तो आपके पास इस साइड भी ज़ीरो और यहाँ पे भी ज़ीरो, तो बेरियन नंबर भी आपके पास कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका जो की कंसेप्ट है वो सारे का सारा इस टॉपिक में छुपा हुआ है, लिंक जो है वो सबके डिस्क्रिप्शन में है। तो आई होप कि चैप्टर नंबर 14 आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। अब किसी नेक्स्ट यूनिट के लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।